केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, लेकिन आज तो क्लास सबकी अगर किसी ने लगाई है तो वो है नाम नरेंद्र मोदी का। आज फिर यह साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के वो धुरंधर बन चुके हैं जिनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा। क्योंकि किसने सोचा था कि बंगाल में ममता बनर्जी हार जाएंगी। और सिर्फ हारी नहीं है बॉस, हारी ऐसा है कि पूरा आंकड़ा ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया है। मतलब जहां पर ममता बनर्जी थी पिछली बार, वहां बीजेपी चली गई है 200 के पार, और जहां बीजेपी थी 77 के पास, उसी के पास ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जाती दिख रही है, 79 पर है। आप यह देखिए कि नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाते खाते ममता को निपटा दिया। भाई, बंगाल का पूरा हिंदू पीएम मोदी के पीछे कैसे खड़ा हो गया और आखिरकार ममता बनर्जी के 15 साल के किले को कैसे ढहा कर रख दिया, आज आपको विस्तार से पाठशाला में बताऊंगा। पीएम मोदी के नाम पर, पीएम मोदी की गारंटी पर, सनातन के लिए मोदी ने जो किया, जो करते जा रहे हैं, उसने एक बार फिर ऐसी भगवा लहर पैदा कर दी जिस लहर में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऐसे डूब गए हैं कि खुद अपनी सीट बचाना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो रखा है। भवानीपुर में ममता बनर्जी के लिए जीतना मुश्किल हो रहा है, वहां का भी अपडेट आपको बताऊंगा। आज आपको बताऊंगा कि कैसे बंगाल में एकजुट हिंदुओं ने ममता का तख्ता पलट कर दिया। और सिर्फ हिंदुओं ने नहीं, बल्कि मुसलमानों ने भी ममता का साथ छोड़ दिया। आज आपको यह भी दिखाऊंगा। वो बंगाल जहां बाबरी की बात हो रही थी, जहां ममता के पास एक मुश्त मुस्लिम वोट हुआ करता था, उसी बंगाल में कैसे मुसलमानों ने ममता के साथ खेला कर दिया, आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के 12 साल के राज में कैसे आज अरब सागर से गंगा सागर तक बीजेपी का ऐसा राज हो गया जिस राज के बारे में एक जमाने में बीजेपी के बड़े नेताओं ने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है बॉस। क्योंकि बंगाल में कहा जाता है कि हिंदू इतने साल लेफ्ट के राज में रहा, 34 साल के करीब, कि लोगों को लगता था कि उस लेफ्ट ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, हिंदू एकजुट नहीं हो पाएगा बंगाल में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस मिशन को भी पॉसिबल करके दिखा दिया बॉस। नरेंद्र मोदी की किताब में मिशन इंपॉसिबल है ही नहीं है। बंगाल जीत लिए, ओडिशा में नवीन पटनायक का किला गिरा दिया, त्रिपुरा में लेफ्ट का राज खत्म कर दिया। ऐसी ऐसी जगह जहां सालों साल बीजेपी आने का सोच नहीं सकती थी, वहां नरेंद्र मोदी ने लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी को। आप देखिए कि बैक टू बैक कैसे नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई। ओडिशा के नवीन पटनायक हो, दिल्ली में केजरीवाल, भाई वो तो कहते थे कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। उसी तरीके से त्रिपुरा में लेफ्ट एकदम छाया हुआ था, कोई था ही नहीं, खत्म कर दिया आज बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट को। और बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी आज कांड हो ही गया। आज पीएम मोदी ने वो कर दिया जो बीजेपी में कोई नहीं कर पाया, आजादी के बाद से कोई नहीं कर पाया, जिसका सपना बीजेपी का हर कार्यकर्ता दशकों से देखता आ रहा था। आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का अगर आप सार देखेंगे, पीएम मोदी का जलवा इस वक्त भी देश में बरकरार है, यह दिख रहा है। ममता का 15 साल का राज खत्म हो चुका है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है और भयंकर बहुमत के साथ बन रही है, 200 पार। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी देश के 70% से ज्यादा इलाके में अब एनडीए का परचम लहरा रहा है। असम में बीजेपी की हैट्रिक, हिमंता ने अकेले कांग्रेस को निपटा दिया। 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का डंका बचा है। तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ रहे सुपरस्टार विजय का जलवा दिखा है। इंडी गठबंधन को अकेले निपटा दिया उन्होंने। 5 में से 4 राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी बनाएंगे नया रिकॉर्ड। हार की सेंचुरी लगाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, 99 नॉट आउट। आजादी के बाद पहली बार पूरे देश में लेफ्ट का सफाया हो गया है। आखिरी गढ़ केरल था, वहां भी उनकी विदाई हो गई। लोग तो कह रहे हैं कि लेफ्ट अब जो है वो सिर्फ 2 ही 3 जगह बचा है, जेएनयू में, कुछ मीडिया में, और तीसरा राहुल गांधी की टीम में। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का कंप्लीट चैप्टर आज आपको दिखाऊंगा। हिंदू कैसे नरेंद्र मोदी के नाम पर
हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर यूपी से लेकर बंगाल तक में एक साथ खड़ा हो जाता है सब कुछ भूल भाल के। आज आपको दिखाऊंगा क्यों मुसलमानों ने ममता का साथ छोड़ दिया। क्या ममता भवानीपुर भी हार जाएंगी? इन 5 राज्यों का मैसेज क्या है? क्या देश की राजनीति में अब यूपी भी बीजेपी का सेट हो चुका और 2029 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कोई बचेगा ही नहीं क्या? सब बताऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए जो आज बीजेपी को महाजीत मिली है। ये भरोसे का दिन है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। भाई आज से 10-12 साल पहले अगर कोई कहता कि बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो लोग हंसते, कहते कि पगला गए हो, बंगाल में बीजेपी कहां से आ जाएगी। लोग कहते मजाक है क्या। लेकिन जो सपना बीजेपी दशकों से देखती आ रही थी, आज उस सपने को पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। बंगाल जहां 2014 तक बीजेपी कहीं रेस में भी नहीं होती थी, आज वहां 200 प्लस सीटों के साथ पीएम मोदी ने पूरा खेल पलट दिया। जिन ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत नेता मान रहा था, उसे ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने उनके ही गढ़ में सबसे करारी हार दे दी। बीजेपी के लिए बंगाल की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बंगाल की चुनावी हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता अपनी जान गंवाते आ रहे थे। और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि ममता बनर्जी के साथ मुसलमान का वोट तो एकमुश्त जाता है, लेकिन अगर हिंदू एकजुट हो गया बंगाल का और बिना डर के वोट कर पाया तो इतिहास रच देगी बीजेपी। और वो दोनों चीजें हो गई, हिंदू एकजुट भी हो गया और बिना डर के वोट भी कर पाया। और तीसरी चीज हो गई कि मुसलमान ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। आज पीएम मोदी ने बंगाल में ममता बनर्जी की भय की राजनीति का शटर डाउन कर दिया। नहीं तो बंगाल में पब्लिक बोलना नहीं चाहती थी मुंह खोल के कि बाप रे बाप किसको वोट दिए, इतना डर का माहौल था। पिछला बंगाल चुनाव के बाद का पोस्ट पोल वायलेंस कोई भूलेगा। रेप, हिंसा, जला देना, मार देना, काट देना, क्या नहीं हुआ था। अभिषेक बनर्जी बोले ना थे कि आज 12 बजे के बाद देखूंगा कौन किसका बाप दिल्ली से आता है तुमको बचाने के लिए। अरे बॉस, बाप को छोड़ो, अपनी पार्टी को बचाओ। यह हालत हो गई तुम्हारी। दिल्ली से किसी को आने की जरूरत नहीं है, बंगाल में अपनी पार्टी बचाओ। पब्लिक ने यह हाल कर दिया अभिषेक बनर्जी की पार्टी का। बंगाल की ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आज पीएम मोदी अलग स्टाइल में भी नजर आए। जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो सफेद कुर्ता, तसर सिल्क धोती पहने नजर आए, जो बंगाल के पुरुषों का पारंपरिक परिधान है। पीएम मोदी एक बंगाली बाबू के स्टाइल में दिख रहे थे। बंगाल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज से बंगाल भयमुक्त हो गया। सुनिए पीएम मोदी ने बंगाल की जीत पर क्या क्या कहा है, फिर आपको पूरा गणित समझाऊंगा कि बंगाल में यह खेला हुआ कैसे। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय
ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को उनके परिवारों को देता हूं। बंगाल की महाजीत पर पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा, यह तो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि इधर पीएम मोदी बंगाल में जीत का जश्न मना रहे हैं, उधर हार की टेंशन में आज ममता बनर्जी दिन भर बेचैन दिखी। उनकी भवानीपुर सीट अभी भी फंसी हुई है। काउंटिंग के बीच आज ममता बनर्जी कोलकाता में भवानीपुर विधानसभा के काउंटिंग हॉल पहुंच गई। ममता बनर्जी की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम तमतमाते हुए पहुंची। उनके चेहरे पर हार की निराशा साफ दिख रही थी। ममता बनर्जी जब काउंटिंग हॉल में गई तो उससे पहले ही शुवेंदु अधिकारी भी काउंटिंग हॉल में मौजूद थे। जब ममता बनर्जी भवानीपुर काउंटिंग हॉल पहुंची तो उनका विरोध भी देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी की गाड़ी रोकने की भी कोशिश की। बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ हारी नहीं है, बल्कि बुरी तरह हारी है, क्योंकि ममता बनर्जी तो सीटों की डबल सेंचुरी लगाने का दावा ठोक रही थी। रुझानों में डबल सेंचुरी बीजेपी ने लगा दी है। इसी सबसे बौखलाई हुई ममता बनर्जी ने बीजेपी को दानव पार्टी कह दिया। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं। देखिए कैसे एकदम बीजेपी पे फुल फायर हो रखा है। बीजेपी এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. इन लोगों का भी अजब हिसाब है बॉस। शुरुआत ये लोग किए थे कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है, कभी उसको साबित नहीं कर पाए। उसके बाद जो है राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जो है ना वो वोटर लिस्ट से नाम काट काट के जीतती है। उसके बाद जो है एक ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो एसआईआर के जरिए नाम जोड़ जोड़ के जीत रहे हैं और नाम काट काट के भी जीत रहे हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि बीजेपी चुनाव के दौरान वोटिंग करने नहीं देने जाकर उसके बाद लोगों को रोककर चुनाव जीत जाती है। अब ये नया आया है कि भाई वोट काउंटिंग के वक्त बीजेपी चुनाव जो है वो खेला करके जीत जाती है। भाई पहले मन बनाओ कि ईवीएम हैक है, कि एसआईआर के जरिए जीतती है, कि नाम काट के जीतती है, कि जोड़ के जीतती है, कि काउंटिंग में जो गड़बड़ी करके जीतती है, कि जब ईवीएम स्टोर करके रखे जाते हैं तब वहां खेला करती है। पहले मन तो बनाओ। तमाशा चल रहा है देश में कि जब मन आया जो आया बोल दिया। मैंडेट मानना नहीं है पब्लिक का। बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस में जब महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनको मार दिया गया, तब वो कौन दानव थे? आज कह रही हैं कि बीजेपी दानवों की पार्टी है। उस वक्त जो हुआ था लोग भूल जाएंगे। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताता हूं। भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। 6226 वोट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। 20 में से मात्र 3 राउंड की वोटिंग बाकी है। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी को बढ़त मिल गई है, यानी ममता बनर्जी खुद अपनी सीट वो भवानीपुर हार सकती हैं, जहां पर उन्होंने जब नंदीग्राम में हारी थी तब जाकर चुनाव जो है बाईपोल में जीता था और मुख्यमंत्री बन पाई थी। वो भवानीपुर जो उनका गढ़ है वो भी ममता बनर्जी हार सकती हैं। तो बीजेपी को कोसने से, वोटर को कोसने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए पब्लिक आपके साथ क्या इस वक्त भाव रख रही है। ममता की बौखलाहट इसलिए है कि वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाते। पिछले बार भी नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था, पर पार्टी जीत गई तो कहने को रहा कि ना कोई बात नहीं, गलती से जीत गया होगा। इस बार पार्टी भी हार जाएगी, खुद भी हार जाएंगी, एकदम छीछा लेदर ना हो जाएगा, इसलिए एकदम तमतमाई हुई। 15 साल जिस बंगाल में ममता के इशारे पर सब कुछ चलता था, जहां पत्ता भी ममता के आदेश के बिना हिलता नहीं था, उस बंगाल में ममता बनर्जी की पूरी जमीन पलट गई है बॉस। और बहुत शांतिपूर्वक हुआ। कहीं एक भी बड़ी घटना नहीं होने दी चुनाव आयोग ने। ये लोग चुनाव आयोग को गाली देते हैं, ज्ञानेश कुमार को गाली देते हैं। ज्ञानेश कुमार ने वो करके दिखा दिया जो एक जमाने में बिहार में चुनाव आयोग ने किया था, और बिहार में बूथ लूटने से रोककर वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराया गया था। आज की डेट में बंगाल में मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने जो कर दिया वो ऐतिहासिक है बॉस। ना तो बूथ लूटने दिया गया, ना खुलेआम गुंडागर्दी करने दी। पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें किसी निर्दोष की जान नहीं गई। भयमुक्त चुनाव ने ही ममता बनर्जी को निपटा दिया, क्योंकि हिंसा, हंगामा, मारपीट यही ममता बनर्जी और टीएमसी की बड़ी ताकत थी। लेकिन इस बार बिना डर के बंगाल ने अपनी नई सरकार चुन ली। पीएम मोदी ने आज इसी पर क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ।
पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। और बड़ी खबर देखिए, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। 11,000 वोट से ममता बनर्जी अपनी खुद की भवानीपुर सीट हार गई हैं। और यह बड़ा अंतर है, कोई 200, 400, 500, 1000 वोट से नहीं, 11,000 वोटों से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हरा दिया है। तो शुवेंदु अधिकारी की भी आपको तारीफ करनी होगी। पहले नंदीग्राम में पिछले बार उन्होंने चैलेंज दिया, हरा के दिखाया। इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया है। ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। पार्टी हार चुकी, 100 के नीचे आ चुकी, उनका लीडर हार गया है। उनका कार्यकर्ता पूछेगा कि दीदी जब आप अपनी सीट नहीं बचा पाई तो हमसे क्या उम्मीद कर रही हैं? वो क्या रिव्यू मीटिंग करेंगी? सब कहेंगे कि आप अपना नहीं जीत पाई, हमसे क्या पूछ रही हैं कि हम में क्या कमी रह गई। जिस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को हरा दिया, बॉस, जो कहती थी कि भाई हम तो सबकी सुनते हैं, यहां तो भाई सब साथ में मेरे साथ चलते हैं, उनको 11,000 वोट से भवानीपुर में हरा दिया बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की बंगाल की जीत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना यह बीजेपी का सपना था। बीजेपी ने जीत का जश्न फुल बंगाली अंदाज में मनाया। रुझानों में बढ़त के तुरंत बाद ही बीजेपी ऑफिस में मछली ऑर्डर कर दिया गया था, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही थी कि भाई ये लोग आएंगे तो बंगालियों को मछली नहीं खाने देंगे। वो बोले अरे रुकिए, अभी मछली जो है कटेगा बनेगा। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के लिए मछली चावल का इंतजाम हुआ। देख रहे हैं आदमी क्या न्यूज बताएगा, क्या तस्वीर देखेगा, आधे में तो भूख लग जाएगी। मछली चावल चल रहा है भाई, बीजेपी ऑफिस में मछली चावल पार्टी हुई है, क्योंकि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जो बोली थी कि मछली अंडा सब बंद हो जाएगा, उसका नैरेटिव तोड़ दिया। वहीं जीत के बाद बीजेपी ने कहीं मछली खिलाई तो कहीं बिरयानी का भी इंतजाम था। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी से भी बंगाल के लोगों का दिल जीत लिया। ऐसे में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में लोगों को झालमुड़ी भी खिलाई। खाओ भैया, झालमुड़ी भी खाओ। तो एक तरफ जश्न का माहौल था, दूसरी तरफ कई जगहों पर बवाल हुआ। भवानीपुर में काउंटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कैंप को घेर लिया, जिसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। भाई ये नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों को, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा है, क्योंकि हर चुनाव में, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले खाली बीजेपी वाले मारे खाते थे, पिटाते रहते थे। तो आज टीएमसी वाले को दौड़ा रहे हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा इतना है, क्या कीजिएगा। अभी मुझे लगता है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे। कुर्सी उर्सी तोड़े हैं भाई, किसी का खून खराबा ना कीजिएगा। आसनसोल के ही बराबनी विधानसभा क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ। टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दी गई। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती दिखी। जमुरिया में भी टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद टीएमसी ऑफिस के बाहर बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। वहीं मालदा में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पहले ही सीआरपीएफ जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस हंगामे के बीच सबसे बड़ी बात यह हुई कि कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई। जैसा पिछला पोस्ट पोल वायलेंस था, वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल फोर्सेज मुस्तैद है। इसलिए चुनाव नतीजे वाले दिन भय नहीं, भरोसा दिखा। बंगाल में जनता ने पीएम मोदी के भरोसे के नाम पे वोट दिया। पीएम मोदी ने बंगाल में भय नहीं, भरोसा का जो नारा दिया, उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया। पीएम मोदी ने आज बताया कि आगे का बंगाल कैसा होगा। बंगाल में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार किस तरह से चलाएगी और घुसपैठियों का क्या होने वाला है, ये सारे संकेत पीएम मोदी ने आज महाजीत के बाद भाषण में दे दिए हैं। हर बंगाल वासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा,
पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया बॉस कि जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने कोई नहीं आ पाएगा। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे ना कि कौन बचाने आएगा बंगाल से, किसका बाप आएगा देखेंगे। अब घुसपैठियों का इलाज करने के लिए दिल्ली से आएंगे, देखते हैं उनको कौन बचाएगा। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। ममता बनर्जी की करारी हार के बाद बंगाल में प्रशासन भी एक्टिव हो गया। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए एक चिट्ठी जारी कर दी गई और उसमें कहा गया है कि सभी सरकारी फाइलें और डॉक्यूमेंट संभाल के रख लेना। कोई महत्वपूर्ण कागज, फाइल दफ्तर से बाहर मत लेके जाना। कोई भी फाइल बाहर गई, दस्तावेज खराब हुआ तो फिर देखना। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, स्कैनिंग तक मत करो। सभी फाइलों, कागजों और कम्युनिकेशन का उचित हिसाब रखा जाना चाहिए। यानी ममता बनर्जी की सियासत का बुरा टाइम आज से स्टार्ट हुआ है बॉस। अभी तो वो तमतमाई घूम रही हैं, अभी तो बहुत कुछ उनको देखना है। उनकी सरकार पर करप्शन, वंशवाद और दूसरे जो आरोप लगे हैं उन सब का एक एक करके हिसाब होना तय। बंगाल में ममता बनर्जी इस तरह हारेंगी इसका अंदाजा बहुतों को नहीं था। बहुतों को डाउट था, हम लोग को भी लग रहा था कि कैसे हारेंगी भाई। क्या बंगाल का हिंदू एक हो सकता है? क्या मुसलमान एक मुश्त और जुड़ गया ममता के साथ तो कैसे हारेंगी? इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी को जीत की एडवांस बधाई दे रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी अपनी ही सीट नहीं बचा पाई। इस हार से बौखलाई ममता बनर्जी अब कैसे कैसे आरोप लगा रही है आप सुनिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको लात मारी गई है। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी। हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट kiya था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अंदर गई थी, उनको लात मार दी गई। बताइए, कोई हिसाब है इस बात? यही काम बचा है सुरक्षा अधिकारियों का कि ममता बनर्जी को लात मारेगी। आज का दिन हिंदुओं के लिए बड़ा दिन है बॉस, क्योंकि आप ये भी देखिए कि बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन का जो झटका लगा है, ये दोनों वो राज्य हैं जहां इंडी गठबंधन के नेताओं पर एंटी सनातनी होने के बड़े आरोप लगे। तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं ने सनातन को डेंगू, मलेरिया वायरस क्या नहीं कहा था भाई, डीएमके वाले निपट गए। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी पर एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम होने के आरोप लगते थे। जय श्री राम सुन के भड़क जाती थी। अब ईश्वर की महिमा कही है कि दोनों लोग जो है, डीएमके वाले भाई साहब भी और इधर दीदी भी, दोनों की पार्टी निपट गई। दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन की एंटी सनातन वाली छवि को नुकसान हुआ। इन दोनों राज्यों के नतीजों ने बता दिया कि देश की राजनीति में जो भी सनातन के खिलाफ बात करेगा उसकी विदाई तय है। बॉस, ये पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर कि हिंदू तय कर रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। आजादी के बाद से नैरेटिव होता था कि मुसलमान एक मुश्त वोट देकर तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। यह नरेंद्र मोदी ने ऐसा हिंदुओं को एक कर दिया कि हिंदू अब बताने लगा है कि कौन सरकार में बैठेगा। गाली दोगे? नहीं बैठाएंगे, जाओ। जय श्री राम नहीं बोलने दोगे? नहीं बैठाएंगे, जाओ। यह हिंदू कर रहा है, नरेंद्र मोदी के राज में कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो हिंदू वाला प्राइड नरेंद्र मोदी ने पैदा किया कि तुम अगर एक मुश्त वोट दोगे तो जो तुमको कम्युनल कहता है ना, दरअसल वही कम्युनल है। क्यों भाई? अगर मुसलमान भाई लोग एक साथ आकर वोट दे सकते हैं तो हिंदू क्यों एक मुश्त वोट नहीं दे सकता? हिंदू देगा तो वो कम्युनल हो जाएगा, मुसलमान देगा तो वो उसकी स्ट्रेटेजिक वोटिंग है। ये कौन सा नैरेटिव है? लेकिन ये नैरेटिव बनाया गया क्योंकि इसी तरीके से सियासत की, जो आप कहिए कि वहां पर चेस चल रहा है, उसमें अपना ये लोग चाल चलते थे। नरेंद्र मोदी ने पूरा चेस बोर्ड उठा के फेंक दिया। बात यहां चेस नहीं होगा, लूडो होगा। सीधा सीढ़ी चढ़ चढ़ के भागेंगे। सनातन के खिलाफ बातें करना स्टालिन के नेताओं को भारी पड़ा। जय श्री राम के नारे से चिढ़ना ममता बनर्जी के लिए घातक साबित हुआ
और इसलिए आप देखिए कि बंगाल में आज जय श्री राम का ही नारा गूंज रहा है। तो ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि बीजेपी ने चुनाव लूट लिया, ऐसा खिला कर दिया, वो अरे ये पब्लिक जो निकली हुई है ऐसे हवा में निकली हुई है भाई। वो खुश है तभी ना निकली है। वो जय श्री राम का नारा लगा रही है बिना डर के, इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस था कि वो सरकार बदलने जा रही है और वो हो गया, इसलिए वो निकली है। पहले जब ममता बनर्जी जीतती थी, ये हिम्मत थी लोगों की कि ऐसे निकल जाते और जय श्री राम बोल देते। ये हिम्मत नरेंद्र मोदी ने दी। आप देखिए कि आज बंगाल का माहौल कैसे बदल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, दावा है कि आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के घर के पास बाइक पर जश्न मनाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। बंगाल में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके पीछे यही कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल के हिंदुओं ने पूरी कमान संभाली हुई। बंगाल चुनाव के शुरुआत से ही जिस तरह से बाबरी मस्जिद के चर्चे शुरू हुए तो सबको यही लगा कि इस बार बंगाल के चुनाव में बाबरी के नाम पर वोट पड़ेगा। लेकिन बंगाल के हिंदुओं ने बता दिया कि अब बंगाल में सनातन फैक्टर सब कुछ तय करेगा। जो हिंदू हितों की बात करेगा वही बंगाल पर राज करेगा। यह मैसेज बंगाल के हिंदुओं ने दे दिया। इसलिए आप देखिए कि बंगाल में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई। मुसलमानों की तरह बंगाल के हिंदुओं ने भी एक मुश्त वोटिंग में हिस्सा लिया। दावा किया जा रहा है कि इस बार बंगाल में हिंदुओं ने ममता बनर्जी से सनातन के अपमान का बदला लिया है। कभी रामनवमी पर बवाल, कभी दुर्गा पूजा पर विवाद। बंगाल के हिंदुओं ने इस बार सारा झंझट ही निपटा दिया। इसमें एक बड़ा फैक्टर बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मामला भी रहा, जिससे भड़के हिंदुओं ने इस बार बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से चलता करने के लिए ऐसी लहर बना दी कि ममता बनर्जी उसके आगे टिक ही नहीं पाई। शुभेंदु अधिकारी भी यही दावा कर रहे हैं कि बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी से अपना बदला ले लिया है। हिंदू को ऊपर अत्याचार किया, हिंदू ने सबक सिखा दिया। इनकम्बेंसी सेकंड फैक्टर है। ये पूरा हिंदू के ऊपर जितना अत्याचार किया, मालदा, मुर्शिदाबाद, मोथाबाड़ी से लेकर, हिंदू ने पूरा खत्म कर दिया ममता को। पश्चिम बंगाल में धमाकेदार जीत के बाद देश में एनडीए शासित राज्यों की संख्या कैसे बढ़ गई है आप देखिए। भारत के मैप पर भगवा रंग छा गया है बॉस। पूरब से लेकर पश्चिम तक भगवा ही भगवा दिख रहे हैं। पूरा भारत भगवा होने की तरफ बढ़ रहा है। भारत के 22 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में अब बीजेपी और सहयोगियों की सरकार है। बंगाल की जीत ने बीजेपी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज दे दिया है और बीजेपी का सालों पुराना सपना पूरा हो गया। देश के 72% क्षेत्रफल पर बीजेपी और एनडीए का शासन है और करीब 78% आबादी के लिए बीजेपी आज की डेट में काम कर रही है। जो कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो ऑलमोस्ट 25-30% आबादी के लिए बीजेपी काम करती थी। आज की डेट में नरेंद्र मोदी के राज में भगवा छा गया है बॉस। आप यह भी देखिए कि गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरी गंगा बेल्ट पर अब बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है। उत्तराखंड जहां की गोमुख से गंगा नदी निकलती है से लेकर वहां पे तो बीजेपी की सरकार है ही। उत्तराखंड से गंगा नदी उत्तर प्रदेश आती है, यहां बीजेपी की सरकार है। यूपी से गंगा नदी बिहार पहुंचती है, वहां एनडीए की सरकार है। और पश्चिम बंगाल जहां गंगा नदी गंगा सागर में मिलती है, यानी गंगा सागर में जहां पर मिल रही है वहां भी अब बीजेपी की सरकार है। यानी गंगा के उद्गम से लेकर गंगा के समुद्र में मिलन तक पूरा इलाका भगवा में है। और नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में क्या कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, तो गंगा मैया का काम कर दिया उन्होंने। इतना ही नहीं, बंगाल के आगे पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी सहयोगियों की सरकार है। तो जो लोग चिकन स्नैक को काटने का सपना देख रहे थे उनको अब सपने आएंगे नहीं, क्योंकि रात में नींद नहीं आएगी। चिकन स्नैक काटोगे, बच्चा का खेला है। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात भी सच साबित हो गई, जब अटल जी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब अरब सागर से गंगा सागर तक कमल खिलेगा। आज पीएम मोदी ने भी ये बात कही कि अब गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल गया है। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक
कमल ही कमल खिला हुआ है। बॉस, नरेंद्र मोदी ने इस देश में आर्थिक विकास से लेकर सनातन की अलख जगाने तक जो काम कर दिया ना, मुझे नहीं लगता और कोई नेता जो है वो आने वाले कई सालों तक कर पाएगा। नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। उनका विजन देश को आगे ले जाने को लेकर और उनका मिशन सनातन को आगे ले जाने को लेकर, दोनों का तोड़े नहीं है भाई। लेकिन अब बंगाल में हिंदुओं ने ममता बनर्जी का पूरा खेल तो पलटा ही, लेकिन अब जो चुनावी डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि मुसलमानों ने भी ममता बनर्जी के साथ खेला किया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में लेफ्ट और कांग्रेस ने ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ दिया। मुस्लिम बहुल 101 सीटों में तृणमूल 2021 में 89 सीट जीती थी और बीजेपी को मात्र 11 सीट मिली थी और अन्य के खाते में एक गई थी। 2026 में 101 मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी घटकर 53 पर आ गई बॉस, और बीजेपी 42 सीट जीतती दिख रही है और अन्य को 6 पर बढ़त है। यानी बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने टीएमसी को तगड़ा डेंट दिया है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? इसका एक फैक्टर मुस्लिम वोटों में कांग्रेस और लेफ्ट की सेंधमारी है। साल 2021 में मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का वोट शेयर ऑलमोस्ट 51.5% था और बीजेपी का 33%, जिसमें लेफ्ट प्लस कांग्रेस उसका वोट शेयर करीब 15.5% था 2021 में। इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का वोट शेयर 9% गिर गया बॉस। बीजेपी का वोट शेयर 3.5% बढ़ गया कि उधर हिंदू एक कंसोलिडेट हो गया, और लेफ्ट और कांग्रेस जिनका वोट शेयर 15.5% होता था वो बढ़कर 19.5% चला गया। यानी करीब करीब 4% वो बढ़ गया। तो ममता बनर्जी की हार की एक बड़ी वजह यह है कि एक तरफ हिंदू नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट हो गया, दूसरी तरफ जो मुसलमान एकदम सटा रहता था ममता बनर्जी के नाम पर टीएमसी को वोट देने के लिए, वहां लेफ्ट और कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी। मुसलमान को शायद लगा होगा कि नहीं, ममता बनर्जी एसआईआर जो हो रहा है उसको नहीं रोक पा रही, या दूसरी अपनी वजह होंगी जिस वजह से वो नाराज होगा, या बीच में ममता बनर्जी ने जरा तराजू बैलेंस करने का प्रयास किया था चुनाव के पहले, वो भी हो सकता है कुछ लोगों को ठीक ना लगा हो, तो वो लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ गया। वहीं बड़ा खेला हो गया, 9% वोटें गिर गया, सीधा सीट गिर गई 83-84 से सीधा 50 पे आ गए। बंगाल में इस बार मुस्लिम वोट टीएमसी के अलावा लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ, हुमायूं कबीर की पार्टी में बंट गया। आप देखिए कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर ने कैसे ममता बनर्जी को डेंट किया। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की नौदा और रेजी नगर सीट दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। मुस्लिम बहुल इन दोनों सीट को हुमायूं कबीर ने जीत लिया बॉस। पिछली बार ये दोनों सीटें टीएमसी ने जीती थी, यानी हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन आने के बावजूद मुसलमान ने वोट किया कि नहीं, ये आदमी बाबरी मस्जिद बना रहा, ठीक कर रहा है। मुसलमान को स्टिंग ऑपरेशन से फर्क नहीं पड़ा, जीत गए वो 2-2 सीट। जिस राज्य में ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं जीत पा रही, वहां हुमायूं कबीर ने 2 सीट जीत ली। बताइए, अब ये दिक्कत है कि वो ममता बनर्जी को ये भी नहीं कर सकते कि लीजिए मैं 2 जीता हूं, 1 आप रख लीजिए। सीट ना है, ऐसे थोड़ी होता है। हुमायूं कबीर के अलावा कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी को मुस्लिम सीटों पर डेंट किया। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले की 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली जो पहले टीएमसी के पास थी। कांग्रेस के मुताबा शेख मुर्शिदाबाद की फरक्का सीट से जीत गए। कमाल की बात यह है कि 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली यह सीट पहले टीएमसी के पास थी, इस बार टीएमसी वहां तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की रानीनगर सीट भी कांग्रेस ने टीएमसी से छीन ली। इस सीट पर 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पिछली बार यह सीट टीएमसी ने 60,000 के मार्जिन से जीती थी। इस बार इस सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार करीब 48,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। यानी यहां कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर टीएमसी का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। बंगाल में बीजेपी की जीत में एक बड़ा फैक्टर महिला सुरक्षा का भी है। आरजी कर हॉस्पिटल केस और संदेश खाली के मुद्दे को खुद पीएम मोदी ने बहुत जोर शोर से उठाया था। बंगाल की महिलाओं को भरोसा दिया था कि उनके खिलाफ हो रहे हर अत्याचार की फाइल खुलेगी। आरजी कर केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जो गुस्सा था उसे बीजेपी ने सही से समझा। आरजी कर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने पानी हाटी सीट से टिकट दिया था। नतीजा यह हुआ कि जिस सीट पर बीजेपी पिछली बार 25,000 वोट से पिछड़ गई थी, उस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ 20,000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की जीत में महिला फैक्टर ने कैसे अहम रोल निभाया वो समझिए। पिछली बार की तुलना में इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की।
साल 2021 में महिलाओं की वोटिंग का जो प्रतिशत था वो 81.75% था, जो 2026 में बढ़कर 93% के पार चला गया। बंगाल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। महिला वोट 93.24% और पुरुष वोट 91.74% था, यानी महिला वोटर्स ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था वोटिंग में। बंगाल में नए वोटर्स और बम्पर वोटिंग ने भी कैसे डिसाइडिंग फैक्टर की भूमिका निभाई। देखिए, साल 2021 टीएमसी को वोट 2,89,00,000 मिले थे और बीजेपी को 2,29,00,000 वोट मिले थे। 2021 का आपको बता रहा हूं। जबकि साल 2026 में टीएमसी को 2,41,00,000 वोट मिले और बीजेपी को 2,71,00,000 वोट मिले। करीब 30 लाख वोट का अंतर, यानी बीजेपी ने करीब 90 लाख वोट का टर्न अराउंड किया। जो पिछली बार 60,000 का मार्जिन था उसको काटा और 30,000 का गेन कर लिया, तो 60 लाख और 30 लाख, तो मतलब 90 लाख हो गया। बीजेपी के इस बढ़े हुए वोट्स में बम्पर वोटिंग की भी अहम भूमिका रही। 2021 में कुल वोट पड़े थे 5,98,00,000। 2026 में कुल वोट पड़े 6,31,00,000, यानी 33 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े थे। यानी बम्पर वोट पड़े और ये वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी इस बार बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध लगा पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने एक बहुत ही मुश्किल चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को फंसा दिया। एक तरफ पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी के जीतने पर घुसपैठियों के सफाई का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी का बोलना ही गारंटी हो जाता है, पब्लिक को कोई दो बार सोचना ही नहीं पड़ता। वहीं अमित शाह की इस गारंटी का भरोसा बंगाल की जनता तक पहुंचाने के लिए खुद बंगाल में डेरा डालकर बैठ जाना था। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मिलकर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को, डेमोग्राफी में बदलाव, चुनाव के दौरान बोगस वोटर, राज्य के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, बंगाल के लोगों की प्रॉपर्टी हथियाना, बंगाल के युवाओं के रोजगार का डाका डालना, हिंदू त्योहारों के दौरान दंगे भड़काने जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ बता दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को गारंटी दी थी कि जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हक दिलाएंगे, जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ देंगे। बंगाल में घुसपैठ पर चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए पीएम मोदी का यह बयान सुनिए। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। देखिए, बंगाल के नतीजों से साफ है कि घुसपैठ पर मोदी की गारंटी पर बंगाल की जनता ने पूरा भरोसा किया। इसलिए आज बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर अमित शाह ने फिर घुसपैठियों पर पीएम मोदी की गारंटी जल्द पूरी करने की गारंटी दी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को ऐसा सबक सिखाया है जिसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूल ही नहीं पाएंगी। बंगाल ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व पर यह विश्वास जताया है, बीजेपी निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेगी। पीएम मोदी की गारंटी पर बंगाल की जनता भरोसा करेगी, इसका यकीन अमित शाह को पहले से था। चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश जाने की तैयारी का अल्टीमेटम दे दिया था। अमित शाह ने दो टूक कह दिया था कि बीजेपी के चुनाव जीतने पर घुसपैठ रोकने के लिए 45 दिन के अंदर बंगाल की सीमा को सील कर देंगे और उसके बाद एक्शन जो होगा वो तो देखेगी दुनिया। आप सुनिए अमित शाह का वो पुराना बयान। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना है या नहीं करना है? क्या भाईपो कर सकता है? जोर से बोलो, भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? अरे घुसपैठिए को घुसाने वाले यही लोग बंगाल की सीमा को इन्होंने खुला छोड़ा है। आप यहां से शुभेंदु और हमारे साथियों को जिता दो, 45 दिन में बंगाल की सीमा को हम सील कर देंगे। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5
मार्च को भाजपा सरकार बनेगी, जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। ममता अकेली धुरंधर नहीं है जिनको बीजेपी ने हराया। इससे पहले ओडिशा में नवीन पटनायक और दिल्ली में केजरीवाल को भी बीजेपी हरा चुकी है। यानी बीजेपी ने विपक्ष के इनविंसिबल माने जाने वाले नेताओं को हरा दिया। इधर पीएम मोदी का विजय रथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं जीत का। दूसरी तरफ राहुल गांधी वो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। फर्क इतना है कि पीएम मोदी जीत का रिकॉर्ड बनाते हैं, राहुल गांधी हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। कांग्रेस को बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में हार मिली है। इसी के साथ राहुल गांधी हार की सेंचुरी बनाने से मात्र एक कदम पीछे। दावा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। 2014 से कांग्रेस 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने थे। 2024 में कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा के चुनाव हारी। 2025 में कांग्रेस दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अब 2026 में 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है और अगले साल 2027 में यूपी है। मुझे लगता है वहीं राहुल गांधी की सेंचुरी पूरी हो सकती है। बड़ा राज्य भी है तो थोड़ा बड़ा सेलिब्रेशन होगा, 100 सेंचुरी होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल में तो जीत मिली, लेकिन लेफ्ट पार्टियों के लिए यह चुनाव बुरा सपना साबित हुआ। बंगाल कभी लेफ्ट का गढ़ था भाई। 30 साल से भी ज्यादा समय तक बंगाल पर लेफ्ट का शासन था। 2011 के बाद से बंगाल में लेफ्ट का खात्मा हुआ और अब लेफ्ट के हाथ से केरल भी चला गया। अब देश में किसी भी राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकारें नहीं। लोग मजाक में चर्चा कर रहे हैं कि लेफ्ट अब सिर्फ जेएनयू और कुछ मीडिया चैनल्स में ही बचा है, बाकी जगहों से लेफ्ट साफ हो गया और कुछ लोग राहुल गांधी की टीम में भी। लोग भले ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन यह लेफ्ट पार्टियों के लिए चिंता और आत्ममंथन का विषय है। लेफ्ट की विचारधारा से लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। यही हाल रहा तो लेफ्ट का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के हीरो पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी ने बंगाल की पब्लिक के साथ जो कनेक्ट स्थापित किया वो वोटों में ट्रांसफर, और वो कार्यकर्ता है जिसने जमीन पर काम किया, और वो आरएसएस है जिसने बंगाल में पर्दे के पीछे से जान लगा दी। बॉस, आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उनकी बात नहीं होती, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की जुगलबंदी ना हो तो ऐसी हिस्ट्री नहीं बन सकती। आरएसएस के लोग जिस तरीके से जमीन पर काम करते हैं, वो जो मैसेजिंग करते हैं कि भाई काहे डर रहे हो, जाओ ना वोट दो, कुछ नहीं होगा, मैं ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में जमकर प्रचार किया, और इन दोनों ही नेताओं का बंगाल में स्ट्राइक रेट देखिए भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा है। बंगाल के चाय बागान वाले इलाकों में पीएम मोदी की धमक दिखी। पीएम मोदी ने चाय बागानों में मजदूरों के साथ बात की, महिलाओं के साथ पीएम मोदी ने चाय की पत्तियां तोड़ी। बंगाल के चाय बागान वाले इलाकों में 30 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी को 28 सीटों पर भारी बढ़त मिली हुई है। इन 30 में से 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। इसी तरह से सीएम योगी ने बंगाल में 35 जगह प्रचार किया, 30 सीटों पर बीजेपी वहां आगे दिख रही है। सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 85% के करीब रहा है। अब बताइए, सीएम योगी बंगाल में हिंदू जगा दे रहे हैं, यूपी में क्या ही करेंगे। पीएम मोदी ने लगभग पूरा बंगाल कवर किया और बीजेपी की प्रचंड जीत में पीएम मोदी के साथ मिलकर सबसे बड़ा योगदान दिया। जहां पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, उस झारग्राम की सभी 4 सीटों पर बीजेपी आगे। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की, विपक्ष की सबसे मजबूत नेता ममता बनर्जी को मात दी, उससे इंडी गठबंधन में खलबली मच गई होगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां अगले साल चुनाव होने। अखिलेश यादव जो ममता की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, अब उनके लिए यूपी में राह कठिन हो सकती है। बंगाल में बीजेपी की जीत का असर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी दिखाई देगा। बंगाल में ममता की हार से इंडी गठबंधन और कमजोर हो गया है। क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी और मजबूत होती जा रही है। इंडी के कमजोर होने का असर यूपी चुनाव पर भी पड़ेगा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। यूपी में मोदी योगी की जोड़ी का असर दिखाई देगा। अखिलेश यादव के लिए यूपी में वापसी की राह और मुश्किल होगी। हिंदू वोट एकजुट हुआ तो अखिलेश का पीडीए वाला दाव नहीं चल पाएगा। बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत में 2 चेहरे स्टार बनकर उभरे। एक तो शुवेंदु अधिकारी और उधर असम में हिमंत बिस्व शर्मा। बंगाल में पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराकर शुवेंदु अधिकारी ने दिखा दिया था कि ममता बनर्जी बंगाल में अजेय नहीं है, और इस बार भी उन्होंने भवानीपुर सीट में ममता बनर्जी को हरा दिया। वहीं असम में हिमंता बिस्व शर्मा ने जीत की हैट्रिक लगाकर साबित कर दिया कि असम में उनके टक्कर में कोई नहीं टिक सकता। ये दोनों बीजेपी में नई पीढ़ी के वो स्टार हैं जो खुलकर सनातन की बात करते हैं, और ये भी याद रखिए दोनों दूसरी पार्टी से आए हुए हैं।
उस पार्टी में उनका उतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना बीजेपी ने कर लिया और दोनों ने इतिहास रच दिया और अपने दम पर चुनावी नतीजे अपने पक्ष में करने में जो महारत है वो दुनिया को दिखा दी। बंगाल में इसी सनातन के दम पर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के किले की बुनियाद को हिला दिया। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि जो हिंदू हित की बात करेगा बंगाल में वही राज करेगा। जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। हिंदुस्तान में हिंदू ही राज करेगा और जो हिंदू हित में काम करेगा वही अगला दिन बंगाल में राज करेगा। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी को आज उनकी गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी को अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। इसलिए आज बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद भले ही शुवेंदु अधिकारी को सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है, तब भी उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें सत्ता की कोई भूख नहीं। मेरा आपका कोई चेंज नहीं है। मैं सत्ता में भी था, सत्ता का बाहर भी था, मेरा सब नहीं है। ये मेरा, मैं भोगी नहीं हूं भाई शुवेंदु अधिकारी वो नेता हैं, जब पिछली बार पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, ये क्या बाबुल सुप्रियो वगैरह सब डर के जो है उनकी हालत खराब थी। ये लोग तो पार्टी वार्टी बदल लिए, ये आदमी वहां टिके रहे, 5 साल मेहनत की और आज बीजेपी की जो जीत है उसमें बड़ा योगदान इनका है। बंगाल जीत में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के नए स्टार बनकर उभरे। वहीं असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने जीत की हैट्रिक लगाकर बता दिया कि वो नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। आज असम में जीत की हैट्रिक के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। गौरव गोगोई की हार के लिए पवन खेड़ा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया जिसमें उनकी पत्नी पर अलग अलग देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जनता ने आज पवन खेड़ा का पेड़ा बना ही दिया, वो भी अपना कमिटमेंट जरूर पूरा करेंगे। सुनिए एक बार। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए, बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। पेड़ा का क्या होगा? एक बार हिमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूँ, तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। आज के चुनावी नतीजों में बंगाल ने सबको चौंकाया तो तमिलनाडु में तो भूचाल ही आ गया, जिसकी चर्चा सब कर रहे हैं। क्योंकि साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय की महज 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्टी कजगम ने तमिलनाडु में ऐसा गजब कर दिया कि लोग हैरान हैं। महज 2 साल की टीवीके ने 77 साल पुरानी डीएमके का ऐसा पैकअप किया, ऐसी विदाई का अंदाज दिखाया कि सीएम एमके स्टालिन को भी यह पच नहीं रहा होगा। विजय की सुनामी में सीएम स्टालिन खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। पार्टी के दूसरे प्रत्याशियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्हें टीवीके के प्रत्याशी वीएस बाबू ने करीब 8800 वोटों से हरा दिया। जोसेफ विजय ने खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, दोनों ही सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की और इसी के साथ विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में 66 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 234 सीटों वाले तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके 107 सीटें जीत सकती है, जो फाइनल आंकड़ा आएगा। रुझानों में तो वो आगे चल ही रहे हैं। टीवीके ने अभी तक करीब 90 सीटें जीत ली हैं और 17 सीटों पर वो लीड कर रही है। वहीं डीएमके गठबंधन महज 74 सीटें जीतता दिख रहा है और एआईएडीएमके गठबंधन के 53 सीटें जीतने का अनुमान है। काउंटिंग अभी चल रही है। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी हस्तियां पहले भी धमाल मचाती रही। एमजीआर और जयललिता के बाद विजय ने साउथ की सियासत में कामयाबी की कौन सी नई लकीर खींच दी, आज आपको यह भी बताऊंगा। चुनाव के नतीजे आने के बाद साउथ के एक एस्ट्रोलॉजर का नाम भी हर किसी की जुबान पर है। उस ज्योतिषी की कौन सी भविष्यवाणी सच साबित हुई और उसने विजय की पार्टी टीवीके के बारे में चुनाव के नतीजे आने के पहले ही क्या दावा किया था, वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, राजनीति में एक्टर विजय की धमाकेदार एंट्री किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं।
तमिलनाडु में हर कोई सीटी क्यों बजा रहा है? थलापति विजय फिल्मों में अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में आने पर भी उन्होंने इसी अंदाज में लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। चुनाव प्रचार के दौरान वो सीटी बजाते थे। लोगों को उनका यह अंदाज खूब पसंद आया। इसलिए आज जब टीवीके ने जबरदस्त लीड लेनी शुरू की तो उनकी फैमिली और उनके समर्थकों ने सीटी बजाकर जश्न मनाया। देख, थलापति विजय के राजनीतिक सफर की कहानी बिल्कुल फिल्मों जैसी। मतलब एक ऐसा नायक जिसे लोग दिल से प्यार करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और अपना भविष्य उसके हाथ में दे देते हैं। जोसेफ विजय ने भी यह भरोसा 2 साल में नहीं कमाया, बल्कि इसके लिए उन्होंने जनता के करीब 17 साल खपाए जनता के बीच में। इसलिए जब साउथ का यह सुपरस्टार जनता के बीच उनका लीडर बनकर उतरा तो लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठाया और आंख बंद करके उस पर भरोसा किया। 2009 में थलापति ने विजय मक्कल इयक्कम नाम का एक संगठन बनाया। इस संगठन में उनके लाखों फैन शामिल हुए। यह संगठन तमिलनाडु में समाज सेवा करता था। इसके बाद 2011 के विधानसभा चुनाव में विजय के समाजसेवी संगठन ने AIADMK गठबंधन का समर्थन किया। 2 फरवरी 2024 को विजय ने औपचारिक तौर पर TVK यानी तमिलगा वेट्री कड़गम नाम की राजनीतिक पार्टी लॉन्च की और खुद इसके पहले अध्यक्ष बने। सितंबर 2024 में चुनाव आयोग ने TVK को राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दी थी। जोसेफ विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में 66 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि पिछले 66 साल से 2 ही पार्टियां बारी बारी से चुनाव जीतती आ रही, DMK और AIADMK। लेकिन अब की बार लोगों ने दोनों पार्टियों को नकार दिया और सत्ता की चाबी अपने थलापति को थमा दी। विजय की जीत के बाद उनका परिवार बहुत खुश है। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरह थलापति विजय ने राजनीति में भी ब्लॉकबस्टर एंट्री मारी। पिछले 26 साल में जितनी भी नई राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, उन सभी में TVK की सबसे धांसू एंट्री हुई है। 5 पार्टियों की इस लिस्ट में TVK टॉप पर है। यह उन पार्टियों की लिस्ट है जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। TVK ने इस साल पहला चुनाव लड़ा और 233 में से 107 सीटें जीत ली। ऐसा अनुमान है क्योंकि कुछ सीटों पर काउंटिंग अभी चल रही है। पहले ही चुनाव में TVK ने करीब 35% वोट हासिल कर लिए, जबकि ऐसा कमाल आम आदमी पार्टी, YSR कांग्रेस, LJP और TRS में से भी कोई इतने लेवल पर नहीं कर पाया था। इसलिए थलापति विजय का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। यह बयान उन्होंने एक रैली में दिया था। उन्होंने कहा था कि जंगल में शेर एक ही होता है और वही राज करता है। थलापति विजय के नाम से मशहूर साउथ के सुपरस्टार जोसेफ विजय पर तमिलनाडु के लोगों ने महज 2 साल में ही इतना भरोसा कर लिया कि उन्हें तमिलनाडु की सियासत का सुपरस्टार बना दिया। विजय को थलापति क्यों कहा जाता है और थलापति का मतलब क्या होता है, यह भी आपको बता दूंगा। लेकिन पहले समझिए कि फिल्मों से संन्यास लेकर राजनीति में आने के बाद विजय पर तमिलनाडु के लोगों ने इतनी जल्दी भरोसा कर कैसे लिया। कहा जा रहा है कि ये वही 10 वादे जो उन्होंने किए जिसकी वजह से वो CM की कुर्सी तक पहुंचे। पहला वादा महिलाओं के हर महीने 2,500 रुपए की मदद। दूसरा वादा बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 3,000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता। तीसरा वादा बहन बेटी की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और अच्छी क्वालिटी की सिल्क साड़ी। चौथा वादा हर घर तक नल वाला जल पहुंचाने की गारंटी। 5वां वादा 200 यूनिट मुफ्त बिजली। 6ठा वादा हर साल 6 मुफ्त LPG सिलेंडर। 7वां वादा छोटे किसानों के लिए क्रॉप्स लोन माफ। 8वां वादा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बिना इंटरेस्ट के 5 लाख रुपए का लोन। 9वां वादा ग्रेजुएट धारकों को 4,000 रुपए भत्ता और डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपए भत्ता। और 10वां वादा ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा। लेकिन विजय ने जिस तरीके से इतिहास रच दिया है, उसके बाद लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने अन्नामलाई को साइड करके क्या गलत कर दिया, क्योंकि अन्नामलाई वो नेता हैं जिन्होंने वहां पर बीजेपी की पकड़ बनानी शुरू की और वहां पर उन्होंने 18% वोट शेयर भी बीजेपी का कर दिया था। लेकिन वहां पर अपने ही इंटरनल पॉलिटिक्स, AIADMK का विरोध वगैरह वगैरह के चक्कर में उनको साइड कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी को वहां पर तेजी से आगे बढ़ना था। लेकिन आज जब विजय ने इतिहास रच दिया तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अन्नामलाई जो बहुत मेहनती नेता हैं, बहुत समझदार नेता हैं, अगर बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया होता तो क्या ये चमत्कार बीजेपी भी कर पाती या आगे कर सकती है? क्या अन्नामलाई की वापसी का समय आ गया है? बहुत सारे सवाल हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।